मुरादाबाद के इस ऐतिहासिक कस्बे में हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, उनके साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव मुंशी रामपाल जी और मंच पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद इस्लाम जी, सभी के नाम अभी मैं जानता नहीं हूं क्योंकि मेरा पार्टी में अभी इंक्लूजन अभी कुछ दिन पहले हुआ है। सभी के नाम धीरे धीरे जान जाऊंगा। और जो मंच पर हमारे सभी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और जो सम्मानित साथी हैं और ये जो हमारी अपार जनसमूह है, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज की इस ऐतिहासिक सभा में जो माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के सम्मान में आयोजित हुई है, मैं जो भी कोने कोने से आज मुरादाबाद क्षेत्र के लोग हमारे भाई बहन आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी वर्ग से अब तक रहा और कल चौधरी जयंत सिंह जी ने आगरा के अंदर एक बात कही कि जब सरकारी क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो नौकरी कहां से रहेगी। इस वर्तमान सरकार ने 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में 1997 में रिक्रूट हुए थे। 40 लाख में 32 लाख लोग निकाल दिए गए, 8 लाख लोग सरकार की नौकरी में आज बचे हैं। सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया, एयर इंडिया बिक गया, तेल कंपनियां बिक गई। एक समय था इस देश के अंदर जब राष्ट्रीयकरण का दौर आया था, जब प्राइवेट कंपनियों को मर्ज करके राष्ट्रीय कंपनी बनाया गया था, घर घर में नौकरी लोगों को मिली थी, रोजी रोटी के अवसर मिले थे। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद जिस तरीके से सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र में तब्दील किया है और अपने चंद दोस्तों को सारा देश को देने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है कि जो किसान अन्नदाता है उसकी जमीन को, उसके रोजगार को भी उद्योगपतियों को देने की साजिश की है। क्या इसे आप स्वीकार करेंगे? क्या इसे आप मान्यता देंगे? क्या किसान की जमीन भी उद्योगपतियों को दे दी जाए? मुझे लगता है कि इस देश की जनता, इस देश का गरीब मजदूर, इस देश का किसान सरकार की इस नीति का कभी भी समर्थन नहीं करेगा। मैं अपने संक्षिप्त संबोधन में यही कहूंगा कि जिन देश के प्रधानमंत्रियों ने देश का राष्ट्रीयकरण किया, मैं चौधरी चरण सिंह जी को, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, जिन प्रधानमंत्रियों ने इस देश का राष्ट्रीयकरण किया और उन्होंने घर घर में रोजगार के अवसर पैदा किए, उनको मैं सलूट करता हूं। साथ साथ आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, आपने अभी लखीमपुर खीरी में देखा किसानों के साथ क्या हुआ, अभी आपने गोरखपुर के उद्योगपति के साथ देखा, कल आपने आगरा में देखा कि एक एससी जो दलित बच्चा हमारे समाज का था उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। इससे पहले हाथरस के अंदर आपने देखा कि हमारे दलित समाज की बेटी के साथ रेप करके जिस तरीके से उसको रातों रात जला दिया गया, ये अत्याचार की चरम सीमा है। मैं चाहूंगा चौधरी जयंत सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश के अंदर दिन रात अपनी जड़ें फैला रहा है। आप सब लोगों से मेरा आह्वान रहेगा कि आप लोग, क्योंकि मैं एसटी समाज से आता हूं, मैं अनुसूचित जाति समाज का प्रतिनिधित्व काफी लंबे समय से कर रहा हूं, मैं अपने समाज को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, ए और बी टीम के चक्कर में वोट खराब मत करना। वोट वहीं देनी है जहां तुम्हारे हित सुरक्षित हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता के साथ जिस तरीके से प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, प्रदेश के एक एक आदमी से मिल रहे हैं, प्रदेश के हर व्यक्ति के आंसू पूछने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आने वाले 2022 में विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को भारी बहुमत से जिताएं, जिससे कि हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी आने वाले समय में प्रदेश की बागडोर थामे और 2024 में जब लोकसभा आपके सामने आए तब भी आपको इसी हैंडपंप से पानी पीना है, इसी हैंडपंप को वोट देनी है, यही बटन दबाना है और राष्ट्रीय लोकदल को सत्ता वापस लाना है। सभी को जय भीम, 9 बजे। हमारे बीच में डॉक्टर चौधरी यशवीर सिंह साहब हैं, बड़े नेताओं से निवेदन करूंगा आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर यशवीर सिंह साहब। आदरणीय चौधरी जयंत जी, मंच पर बैठे सभी हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेतागण, किसान भाइयों, प्यारे बच्चों, बहनों, यह आज ऐसा मोड़ है जहां आपको बहुत निर्णायक फैसले लेने होंगे। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमको दिल्ली और लखनऊ के रास्ते दिखाए। दिल्ली के रास्ते पहुंचे, आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह के जमाने
बड़ी तादाद में दुनिया भर का किसान दिल्ली में आया था। चौधरी चरण सिंह जी ने दिल्ली में तंबू गाड़ा था किसानों का। उससे पहले किसान सब दिल्ली में लेना अपराध था, अपमानजनक था। उस रैली के बाद दिल्ली वासी भी, चाहे वो चांदनी चौक का सेठ हो या वो कैनाट प्लेस का लालाजी हो, किसान को किसान जी कहने लगा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से आपने उस तंबू को उखाड़ने का काम किया, कहां फंस गए आप लोग? चौधरी चरण सिंह ने रास्ता दिखाया था कि एक निगाह दिल्ली की गद्दी पर और एक लखनऊ की गद्दी पर होना चाहिए। वो भूल करके हम भटक गए और आज उसका नतीजा है कि किसान दिल्ली के बाहर चौराहों पर बैठा है। अगर दिल्ली में हमारा तंबू गड़ा हुआ होता तो किसकी हिम्मत थी किसानों को दिल्ली में घुसने से? हमको आज जबरदस्ती घुसना पड़ रहा है। ये वक्त आ गया, बहुत नाजुक वक्त है। फिर पहचानो, इस सरकार को पहचानो। कोई चीज बचेगी नहीं सरकारी जिसको ये बेच कर ना खा जाए। रेल बिकेगी, हवाई अड्डे बिकेंगे, पता नहीं क्या क्या बिकेगा। इसलिए कहना चाहता हूं, किसान की बहबूदी अगर चाहते हो, गांव की खुशहाली अगर चाहते हो, नौजवानों को रोजगार अगर चाहते हो, चौधरी चरण सिंह का वही सपना, चौधरी चरण सिंह जी की वही आर्थिक नीतियां और चौधरी चरण अजीत सिंह जी की वही मेहनत आज हम लोगों के सामने हमारे आदर्श हैं। जयंत चौधरी जी, जयंत चौधरी आज हम लोगों के, किसानों के, नौजवानों के आज ताकत के प्रतीक हैं। इस ताकत को अगर आपने बढ़ाने का काम किया तो याद रखना, हमारे किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के, ये जो पिछले 10 वर्षों में हमने हिंदू बुंदू में बांटने का काम किया समाज को, इससे हमें रास्ता मोड़ना पड़ेगा। हमें फिर वही किसान, मजदूर, गांव, गलियारा, आज खेतों की हालत क्या है? कोई आ रहा देखने किसका खेत सड़ रहा है, कितनी बारिश हो गई, कोई आया देखने अब तक? इसलिए इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। आज मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी जयंत के हाथ मजबूत करो, चौधरी चरण सिंह के उस सपने को साकार करो जो कहते थे कि हमारा तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से होकर दिल्ली जाता है। उस रास्ते पर फिर चलना पड़ेगा। आज तो सरकारों ने हमें दिल्ली में घुसना भी बंद कर दिया। हमारा किसान बॉर्डर पर बैठा है, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। मैं बहुत ज्यादा ना कह के, समय कम है, चूंकि हेलीकॉप्टर वाला जल्दी कर रहा, फिर लैंड नहीं कर पाएगा दिन छिपने पे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और चौधरी जयंत जी से निवेदन करूंगा वो संबोधित करें। हम सबके नेता और हमारा भविष्य और माननीय जयंत चौधरी जी आए, हमारे दिलों की धड़कन, हमारा भविष्य माननीय जयंत चौधरी जी आए, विचार सभा को संबोधित करें। हमारा नेता माननीय जयंत चौधरी जी। आप सभी को मेरी राम राम। मंच पर बैठे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायकगण, मुंशी रामपाल जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बहुत दिनों बाद यहां मेरा कार्यक्रम हुआ है और आप भी जानते हो कि कांट के क्षेत्र में जब मैं आऊंगा तो एक अलग तरीके से, क्योंकि आपका जो मुझ पर हक बनता है वह भी कुछ अलग है। पारिवारिक संबंध है, मेरी ननिहाल इस क्षेत्र में है और एक खासी खुशी है मुझे इस अवसर पर कि मैं आपके बीच हूं। आशीर्वाद पथ का कार्यक्रम हमने इसलिए बनाया कि आज इस कठिन दौर से जो किसान गुजर रहा है, बीते दिनों में हर घर ने संकट देखे, कठिनाई के दिन देखे,
अपनों को खोया है, अपने काम को तबाह होते देखा है। इन दिनों में हम और आप एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं हो पाए, एक दूसरे का दुख भी साझा नहीं कर, और इसलिए आवश्यकता होती है कि हम क्योंकि एक दूसरे की ताकत बने और हम लोग जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जिस मुकाम पे अपने लोगों को, उत्तर प्रदेश को पहुंचाना चाहते हैं, अगर वहां तक पहुंचना है, मंजिल हासिल करनी है, तो एक ही रास्ता है कि सर्व समाज का आशीर्वाद मिले। सर्व समाज के मायने होते हैं, जैसा चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, वे चाहते थे कि देश का किसान कमजोर ना हो, देश का किसान कभी जातियों में ना बटे। इसलिए मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूं। इस बात को लेकर सभी लोग सचेत हो जाएं। हम लोग आपस में लड़ झगड़ कर बट गए, परिवार में जिसमें बंटवारा हो जाता है तो परिवार कमजोर हो जाता है। आज दूसरे लोग बैठ गए हैं, सत्ता पे जो लोग काबिज हैं वो आपकी भाषा नहीं जानते, आपके दिल की बात नहीं समझते, आपके दुख दर्द को नहीं जान सकते। उनकी दुनिया ही कुछ और है, दुनिया ही कुछ और है। उनके तो पांव पे भी जमीन पे नहीं लगते। अब बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मोदी जी तो अब पहले बड़ी बड़ी सभाएं करते थे, लोगों से रूबरू होते थे। अब वो आपने देखा है कि नए नए कपड़े पहनकर अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं। पहले उन्होंने हर वर्ग को ये जताया कि तुम्हारी मुश्किलें मैं जानता हूं, तुम्हारी नस पे मैंने उंगली रखी है और मुझे ताकत दोगे तो तुम्हारी समस्याओं का निदान हो। ये रुक जाओ, मतलब मेरी बात सुन नहीं रहे, मैं तो मोदी जी की बात कर रहा हूं। और हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री ऐसे बन गए बेचैन बाबा, कोई चैन नहीं हुई। जो महंत लोग होते हैं, जो अध्यात्म के जीवन को जीते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिन्होंने कुछ सिद्धि हासिल की होती है, आपने एक चीज नोट की होगी, उनमें सब में कहीं ना कुछ गहराई होती है, शांति होती है। उनके साथ बैठने से सामने वाले को भी चैन मिलता है। लेकिन ये बेचैन बाबा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल बाबा है, कोई कंट्रोल नहीं। ये गुस्से में रहते हैं, बस धमकाते रहते हैं लोगों को। इतने बेचैन तो मैंने कभी बाबा नहीं देखे। अब ये बुजुर्ग भी नहीं है, ना ही बाबा है, क्या कहो। लेकिन मुख्यमंत्री बने, रोज लड़ाई करते हैं मुगलों के खिलाफ। इस देश में, हमारे प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, जितना उन समस्याओं में घुसते हो, समझने की कोशिश करते हो, एहसास होता है कितना काम बाकी है। और इनकी मस्ती देखो, इनको लड़ाई लड़नी है औरंगजेब से। अरे भुखमरी से लड़ाई लड़ो, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ो, जंग लड़नी है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ो, समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट बने, विज्ञान को लोग समझें, शिक्षा तालीम को लोग हासिल करें, ये लड़ाई लड़ो। किसान मारे जा रहे हैं, मंडी में भाव नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, बिजली का डीजल का भार है, किसान कुचले जा रहे हैं। ऐसी ताकतों के खिलाफ जंग लड़ो। लेकिन बाबा को लड़ना है औरंगजेब के खिलाफ। कैराना में एक बाई इलेक्शन हुआ था, उस समय भी उन्होंने ऐसी चाल चली थी। उन्होंने कहा कि हमें तो जिन्ना से लड़ना है। वहां किसानों में मैं गया, गांव टू गांव, घर टू घर प्रचार हुआ, लोगों को समझ में आई। उन्होंने कहा जिन्ना से बाद में हमें लड़ना नहीं है, अब तो हमें गन्ने की बात करनी। तो गन्ना जीता। उसी तरह से आपको भी समझना पड़ेगा आपकी लड़ाई क्या है, आपके अपने लोग कौन हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं।
अब इतिहास की किताब से औरंगजेब को, मुगलों को मिटा देने से कुछ होने वाला नहीं है, आपका कुछ भला नहीं है। असलियत यह है कि ये डबल इंजन की सरकार आपको दी गई, कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बहुत तेज रफ्तार से हमें पीछे ले जा रही है, पीछे ले जा रही है, हमें आगे बढ़ना है। नौकरी की कोई बात नहीं, कोई प्लान नहीं इनके पास। किसान के लिए कोई योजना नहीं है। इन्होंने घोषणा कर दी कि 2022 तक आय दुगनी होगी। अब 2 महीने मात्र बचे हैं, 2 महीने। कोई किसान यहां मौजूद है जिसकी आय बढ़ी भी हो? दुगनी की तो बात ही छोड़ दो। लागत आपकी बढ़ी है कि नहीं? भाव में लगातार गिरावट है कि नहीं मंडियों में? याद करो, जो 6-7 साल पहले भाव मिलता था धान का, किसी भी फसल को आप उठा के देखेंगे, क्या कारण है? ये ऐसा एकदम नहीं हुआ, इसके पीछे ताकतें लगी हैं। जब ये आए, पहला काम इन्होंने किया, राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी कि बोनस देना बंद करो। कोई राज्य की सरकार किसान को बोनस देगी तो भरपाई खुद करेगी, केंद्रीय एजेंसी उससे नहीं लेंगे। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा किया, उसमें कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू कर ही नहीं सकते, इतने संसाधन देश पे नहीं है। आलू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, मारामारी हो गई, त्राही हो गई। इनकी रणनीति यही रहती है कि जब आपकी पैदावार मंडी तक पहुंचे, दाम गिरा दो, इन्हीं के लोग फायदे में रहे। आम किसान को जब उछाल आएगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूध का भाव आप देख लो क्या है। पशुपालन में जितना खर्च होता है, दूध बेच के क्या कोई किसान साधारण कमा सकता है? ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि आप अन्नदाता के लिए कुछ करें। किसानों के लिए आपने वादा किया, और आज मैं अखबार में देख रहा हूं इनका दिखावा कितना बड़ा है, ढकोसला है। केंद्रीय मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कह रहे हैं कि हम योजना लाए, किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। 2 महीने बचे हैं, कैसे दुगनी होगी? उड़ान 2। ये कोई मैं आपको फिल्म का नाम नहीं बता रहा हूं, उड़ान 2 ये योजना का नाम है। और दावा देखिए कितना दावा है। कह रहे हैं कि किसान जो है अपने हवाई जहाज पे अपनी उपज को बेच के विदेशों में जाकर बेचेगा, ऐसे होगी आय दुगनी। देश का किसान पाइनएप्पल जो है जाके जर्मनी में बेचेगा। हाइपर बोल नहीं लग रहा आपको? इतनी बड़ी बनावट इन्हें मालूम है, खूब बेखूबी जानते हैं। ऐसा नहीं है, इनको मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं कहीं होने वाला नहीं। लेकिन वो शेर पे सवार जो सवारी होती है वो उतरे कैसे? शेर के पीठ पे सवार हो गए, कहा 56 इंच की छाती है, अब उतरना भी है। तो इसलिए झूठ के ऊपर बड़ा झूठ, उसके ऊपर बड़ा झूठ, फिर बड़ा झूठ। जनता को एहसास ही मत होने दो, अपने वादे बदलते जाओ, फुटबॉल की तरह चीज को आगे ले जाओ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हर एक आदमी हिसाब लगाने में लग रहा है 5 ट्रिलियन होती क्या चीज है, क्या है 5 ट्रिलियन? योगी जी ने लखनऊ में इन्वेस्टर समिट किया, कहा 2018 की बात बता रहा हूं, कहा 4.3 लाख करोड़ का निवेश यूपी में आएगा। जितना यूपी का बजट है लगभग उतना ही पैसा विदेश से और देश के जो उद्यमी थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने आके करार किया और वादा किया कि यूपी में हम कारखाने लगाएंगे। कितनी नौकरी मिली, कितना पैसा आया? 1000 से ज्यादा परियोजनाओं का वादा था, 2 साल बाद 9 चालू हुई, 9। लगा लो हिसाब, कितनी नौकरी मिली। क्यों नौकरी नहीं मिल रही हमारे नौजवानों को? कोई योजना ही नहीं है इनके पास, कोई योजना ही नहीं, सब ठप। तो इसलिए हमें और आपको, आप अपने मुद्दों को आगे लेकर चलो। पहली बार आपने देखा होगा चुनाव में कोई पार्टी, चुनाव में अभी पूरे 4-5 महीने बाकी है, हमने कोई प्रत्याशी की जिक्र, कोई चर्चा हम कर ही नहीं रहे।
हमारी तो अभी समझौते की भी बात चल रही है। हम चुनाव की बात ही नहीं कर रहे। पहली बार देश के इतिहास में, चुनावों के इतिहास में आपने देखा होगा कि 4-5 महीने पहले हम अपने घोषणा पत्र को लेकर आए। 31 तारीख को हम घोषणा पत्र जारी कर देंगे, आप पढ़ लेना। क्यों कर रहे हैं? जब हम पहले घोषणा करेंगे चर्चा बनेगी, दूसरे राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनेगा, उनके नेता आएंगे वोट लेने को, आप कहोगे भाई हमें तो ये सरकार इनकी बनेगी तो ये करेंगे, तुम क्या करोगे बताओ? ये करोगे कि नहीं करोगे? आप करोगे, वरना होगा क्या? चुनाव आएगा, आप मतदान कर दोगे। मुद्दा क्या था किसी को मालूम नहीं। पिछला लोकसभा चुनाव आया चला गया, ना तो कोई चुनाव लड़ने वाला आपके बीच आया उस ढंग से, ना कोई विधायक का, जो बीजेपी के जितने विधायक घूम रहे हैं जैसे खेत में बिजार घूम रहे हैं, उनकी भी यही स्थिति है, कोई पूछने वाला नहीं। ईमानदारी से बताओ, विधायकों से पूछ लो, चुनाव के पहले उनका संपर्क गांव-गांव में था ही नहीं। क्यों? मतदाता ने कुछ देखा ही नहीं। मतदाता ने कहा हम तो मोदी जी को दे रहे वोट। तब तो योगी जी घोषित नहीं थे, कोई प्रत्याशी भी नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और उसका परिणाम क्या हुआ वह भी अपने क्षेत्र को नहीं जानते। आज किसान का इतना बड़ा आंदोलन देश भर में हुआ है, कहने को वह भी किसान परिवार से आते हैं, लेकिन अगर किसान के लिए तो शब्द वो बोल देंगे। बीजेपी का कोई विधायक हिम्मत नहीं रखता कि कह दे कि लखीमपुर की घटना हृदय विदारक घटना है, किसान पे हमला, देश पे हमला है। ये शब्द हम और आप चौपाल में बैठ के, घर में बैठ के, दुकान पे बैठा हर एक आम आदमी कह रहा है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, बुरा हो। लेकिन बीजेपी के किसी विधायक में दम नहीं है। यहां तक कि जिसे आम आदमी मानता है कि हत्यारे थे वो, वे अभी भी मंत्री बने बैठे हैं। अगर मानवता को मानने वाली, नैतिकता को मानने वाली, किसान को मानने वाली सरकार होती तो क्या ये लोग मंत्री बने बैठे रहते? अगर चौधरी चरण सिंह वाली सोच की कोई सरकार होती, ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाता। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी साहब तो चुनावी सभा में जाकर उनको कभी किसी ने बता दिया कि ये खोट है तो जनता से माफी मांग करके कह देते थे कि ये प्रत्याशी मैंने दिया था और मुझे पता लगा इसमें ये तो गलत निकल गया। और कई बार हुआ कि दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कर दिया गया, ना सिंबल ना कुछ, और वो जीत के चला गया पार्टी का घोषित उम्मीदवार, क्योंकि गलत था। तो ये भी नैतिकता थी और ये भी ईमानदारी आपने देखी है। और ऐसी ईमानदारी को बढ़ाया आपने, तो ये आपकी ताकत है। हमारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन आप जाग जाओगे, अपनी भूली हुई ताकत को पहचान लोगे, सारी चीज सुधर जाएगी। मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूं, जो मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। कुछ घोषणा हम कर चुके हैं, कुछ मैं आज यहां आपके बीच से कुछ करना चाहता हूं। हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं, इनकी बहुत कठिन ड्यूटी रहती है। कोई बात नहीं, हम विपक्ष में हैं तो कभी कभी आमने सामने भी करना पड़ता है, इनसे जूझना भी पड़ता है, लेकिन हमारी लड़ाई वर्दी पहनने वाले हमारे भाइयों और बहनों से नहीं है। इनकी तो लाठी भी झेल ली मैंने, कोई बात नहीं। और अभी बाबा कहते हैं रोको, बाबा कहते हैं रोको, इन्हें मत पहुंचने दो, तो कूद के इनको पार भी करना पड़ता है। लेकिन हमारी लड़ाई इनसे नहीं। कानून व्यवस्था तब सुधरेगी जब इनका मनोबल ऊंचा होगा, जब इनकी कदर होगी। ये सरकार भी इनकी कदर नहीं करती। हमने तय किया है, हम घोषित भी कर चुके हैं कि इन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी निर्धारित होगी बॉर्डर स्कीम खत्म कर, क्योंकि यहां कांट का नौजवान तैनाती गाजीपुर में घर वालों को देख नहीं सकते, बहुत कठिनाई है। बॉर्डर स्कीम को हम खत्म करेंगे। और नौकरी की बात मैं कह रहा था, नौकरी कैसे होगी कि 22 साल की उम्र कर दी इन्होंने भर्ती में, दूसरे राज्यों में 25 है, 27 है। हम ये भर्ती की उम्र को बढ़ाकर जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल तक करेंगे, ताकि इन बच्चों को ज्यादा मौका मिले।
भर्ती हो। किसानों के लिए मैं खुल के कह रहा हूं, ये भी बहुत नहीं है, लेकिन हमने हिसाब लगाया कि प्रदेश के संसाधन कितने हैं, कैसे उसका सदुपयोग होगा, और ये बिल्कुल संभव है प्रदेश के लिए करना। 6,000 रुपए केंद्र की सरकार देती है, आप हिसाब लगा लो, जो खाद महंगा हो गया, डीएपी महंगी है, यूरिया, डीजल, बिजली, इस सब का जोड़ तो कभी किसान लगाता ही नहीं बैठ के। खुद की मजदूरी, घर वालों की मजदूरी, पैदावार कैसे कैसे करी है किसान ने, कभी बैठ के जोड़ और हिसाब नहीं लगा पाता। जो किसान की तो मजबूरी है, बेचने के बाद भी मजबूरी होती है, जो भाव मिल जाए। लेकिन 6,000 में कोई भरपाई किसी किसान की, किसी परिवार की नहीं हुई। हमने तय किया हमारी सरकार बनेगी, हम सभी किसानों को राज्य की सरकार 23 दिसंबर में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर 6,000 ये देते हैं, हम 12,000 किसान को देंगे। और जो लघु किसान है, जो सीमांत असिंचित जमीन पे खेती कर रहा है, उसको 15,000 तक राशि हम देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये काफी नहीं है। मैं ये नहीं दावा कर रहा कि इसमें आपकी जो मौज है, नहीं, लेकिन एक शुरुआत हुई, एक संदेश दिया है। उन पर भी दबाव बनेगा, हो सकता है चुनाव आते आते, हो सकता है इसी 23 दिसंबर में मोदी जी को फिर चौधरी चरण सिंह जी याद आ जाए सपनों में और कह दे कि हम भी 12,000 करते हैं। हमने तालीम को लेकर बहुत अध्ययन विचार किया, शिक्षा में बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है। लगभग 9% बच्चे 8वीं पास करने के बाद 9वीं में दाखिल नहीं लेते, दाखिला ही नहीं लेते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 9%, अधिकतर उसमें बच्चियां हैं, और जो शिक्षित ही नहीं होगा वो मुख्यधारा में बच्चा आने वाला नहीं है। फिर उसकी मजबूरी होगी, मजदूरी, गुर्बत का जीवन रहेगा उसका। तो इसलिए हमने तय किया है कि सरकारी स्कूल है, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे वैसे काबिल हैं, मात खाते हैं इंग्लिश में, मात खाते हैं कि कंप्यूटर की उनके पास कोई जानकारी नहीं है, जो आज आधुनिकीकरण हुआ है समाज में। 2030 तक सभी सरकारी स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई और कंप्यूटर लैब की हम जो है व्यवस्था तैयार करके बच्चों के लिए देंगे। यही नहीं, हमारे यहाँ काट मुरादाबाद के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट कोई डिग्री करना चाहे, कोई अच्छा कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो व्यवस्थाएं नहीं है। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई बच्चा विश्व प्रसिद्ध दुनिया में किसी कोने में अगर जो 100 टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनमें दाखिला ले लेता है, तो उसको स्कॉलरशिप देने का काम, उसकी फीस देने का काम राज्य की सरकार करेगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप पे जमीन में नहीं जो गिरवी रखकर कहां से स्टूडेंट लोन, कहां से बच्चों की पढ़ाई, कैसे तालीम कराते हैं। एक बड़ी बात निकल के आई, क्योंकि हम जगह जगह लोगों से सुझाव ले रहे थे, सबसे बड़ी बात थी कि कैसे कैसे गुजारा हो रहा है, घर के आगे क्या तंगी है, क्या कठिनाई है। हर एक वर्ग ने कहा कि बिजली का बिल, बिजली बहुत महंगी है, और उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली जब योगी आए उन्होंने करने का काम किया। सबसे महंगी बिजली, जो खेती कर रहा है उसका फिर भी मैं मान लूंगा कि जमीन है, जायदाद है, कुछ गुजारा हो रहा होगा। जो मजदूरी करते हैं, रोज की मजदूरी, अलग काम ढूंढ के काम करना, वे हजारों का बिल नहीं चुका सकते। और हमने इसलिए तय किया कि बुनकर हो और किसान हो, बुनकर और किसान के लिए पुराना बकाया माफ और बिजली की आगे दर हाफ। मेरे साथ दोहराओ, जितना आप जोर से दोहराओगे औरों पे दबाव बनेगा। पुराना बकाया, आगे की दर, पीछे तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा विश्वास। मुरादाबाद, अब मैं नई बात जो मुरादाबाद से घोषित करना चाहता हूं कि श्रम का सम्मान कैसे होगा। 2 योजनाओं के संबंध में बताना चाहता हूं। एक तो नरेगा योजना है। मुझे वो दिन याद है
वो भाषण याद है कि मोदी जी संसद में कह रहे थे कि भ्रष्टाचार होता है, लेकिन मैं दुनिया में ढिंढोरा पीट के बताना चाहता हूं कि नरेगा कितनी फेल योजना है। कभी नहीं देखा मुख्य प्रधानमंत्री, उस पद पर विराजमान व्यक्ति उस योजना की बुराई कर रहा है और पैसा भी योजना को दे रहा है। या तो उसका बजट खत्म कर देते, योजना खत्म कर देते, या उसमें सुधार ले आते। आप ये भी कह रहे हो कि बहुत भ्रष्टाचार है, ढिंडोरा पीट के बताना चाहते हो कि कितना भ्रष्टाचार है, और योजना भी चलाना चाहते हो। आपने बीते दिन में देखा होगा क्या हुआ था जब देश बंद हो गया। एक तो किसान था जो देश को चला रहा था, अर्थव्यवस्था को कायम रखने का काम किसान ने किया, किसान ने नहीं रोका। मैं तो मास्क पहन रहा हूं, किसान ने कोई फिक्र नहीं करी, वो खेती के काम में जुटा रहा। तो आज हम लोग ये देश की अर्थव्यवस्था अगर थोड़ी भी जान इसमें है तो उसका श्रेय किसान को जाता है। और दूसरी बात, बंदी बिना किसी को बताए मोदी जी एक्सपेरिमेंट करते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि आदमी तनाव में रहे। जब आम आदमी तनाव में रहेगा तो मोदी जी से सवाल नहीं करेगा, तो तुरंत बंदी कर दी। देश के मजदूर को कह दिया भाग जाओ, तुम्हें यहां मकान, रहने की व्यवस्था बंद, राशन बंद, तुम्हारे कारखाने जहां तुम काम कर लिया करते थे बंद। कब खुलेंगे किसी को पता नहीं है। और कई 100 किलोमीटर चल चलकर पैदल, पांव में छाले हैं, बच्चों को उठा उठाकर, भूखे नंगे, किस अवस्था में लोग अपने गांव में लौटे। और उन दिनों में आप हिसाब ले लेना, नरेगा योजना थी जिसके अंतर्गत राज्यों ने केंद्र सरकार से और पैसे की मांग करी। लोगों ने काम मांगा और किसी तरह अपना गुजारा किया। लेकिन आज मजदूरी की दर उत्तर प्रदेश में इतनी है, पश्चिम में तो उस दर पे कोई मजदूर मिल ही नहीं सकता। कोई प्रधान अगर काम भी कराना चाहेगा ईमानदारी से, यहां प्रधान भी मौजूद है, मुझे बता दीजिए, आप खेती करना चाहोगे, मजदूर से काम कराना चाहोगे, उसका रेट क्या है? उससे आधा का भी रेट सरकार नहीं देना चाहती, तो ईमानदारी से काम कैसे होगा? बगल के राज्य हरियाणा में 310 रुपए मजदूरी दर है, नरेगा में 310 रुपए। हम उनसे 40% कम देते हैं। हमारी सरकार बन जाएगी, देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मजदूरी दर नरेगा के अंतर्गत हम दिलाएंगे, 320 रुपए। और हमारा मानना है कि नरेगा को अगर आप खेती से जोड़ लोगे, किसान की लागत भी कम हो जाएगी, और 100 दिन का जो काम, जो वादा है, जो गारंटी है, जो अधिकार है, जो पार्लियामेंट ने पास किया कानून, 100 दिन नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में 46 दिन औसत दिया जा रहा है काम, जिनको नरेगा में मिल भी रही है राशि, 46 दिन का काम मिल रहा है। 100 दिन की बात है। अगर संसद में बनाए गए कानून का कोई अर्थ नहीं है तो देश नहीं चल पाएगा। किसी सरकार का इकबाल नहीं बचेगा, कोई कानून को मानेगा नहीं, जंगल राज हो जाएगा। इसलिए 100 दिन अगर नरेगा की बात कही गई है तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि 100 दिन कम से कम नरेगा के मजदूर को जो काम मांगता है उसे काम मिलना चाहिए। और दूसरी योजना, क्योंकि मुरादाबाद में बड़ा शहरी तबका है, यहां इंडस्ट्री भी है, बहुत फेमस ब्रास इंडस्ट्री, पीतल का काम होता है, दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, उस उद्योग को भी लाभ मिलेगा। और शहरी क्षेत्र में जो मजदूरी करते हैं उनके लिए मैं पहले भी घोषित कर चुका हूं, मैं आज इस बात को दोहराता हूं कि कांचीराम जी के नाम से हम योजना चलाएंगे। जैसे गांव में मजदूरी कर रहे मजदूर को काम मिलता है, उसकी आय सुनिश्चित है, उसी तर्ज पर शहरी क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में, छोटे छोटे कारखानों में जो मजदूरी करते हैं, जो मजदूर हैं, माननीय कांचीराम जी के नाम से श्रमिक सम्मान योजना हम चलाएंगे और नरेगा के तर्ज पर उनको पैसा देने का काम करेंगे। अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे, जान लीजिए ये देश बचने वाला नहीं है। क्रांति आएगी सामाजिक, अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जब लाल किले से भी संबोधन करते थे, जब उन्होंने संबोधन किया, उन्होंने यही कहा था कि अमीर और गरीब के फासले को लेकर मैं चिंतित हूं। आदिवासी लोग, दलित वर्ग, उनके लिए प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने जब भाषण दिया था
थी। और अगर आज जो समाज में कोई हैसियत रखता है, जिसके पास जमीन है, खेती कर रहा है, व्यापार है, उद्योग है, जिसके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, अगर अपने बस्ती में, अपने गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति की वो देखभाल नहीं कर सकते, उनका सहयोग नहीं कर सकते, उनका साथ नहीं दे सकते, उनके सुख और दुख में शामिल नहीं हो सकते, तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। ये चौधरी चरण सिंह जी की विद्या। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने डेयरी की बात की थी और संदीप जी हैं, बहुत सुझाव यहां लोगों ने मुझे दिया। गुजारा घर घर का उससे भी होता है। दूध की बात मैंने कही। हमने ये घोषणा हमने तय कर लिया, 31 तारीख को घोषणा पत्र में शामिल भी होगा। आज यहां से मैं कह रहा हूं कि दूध का भाव किसानों को मिल नहीं रहा। दूसरे राज्यों में सब्सिडी दी जाती है, सीधा किसान के खाते में जाती है। जानकारी है आपको? दूसरे राज्य में, यूपी में सब्सिडी नहीं है कुछ। 5 रुपए प्रति लीटर दूध के उत्पाद के लिए किसान को सीधा सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं। मैंने कोई दाएं बाएं की बात नहीं कही। मैं क्या कर सकता हूं, क्या चीज संभव है, हिसाब लगाकर मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं, 31 तारीख में लखनऊ में आ जाइएगा। पूरे घोषणा पत्र को लीजिएगा, पढ़िएगा। और एक एक बात पे कोई बीजेपी का आ जाता है, पहले तो उनसे पूछ लो तो किसान जब मर रहे थे तुम कहां थे? कहां मर गई थी तुम्हारी नैतिकता? ये मंच, ये माइक, ये मालाएं, ये सम्मान, ये पद, ये सरकार की तनख्वाह जो जनता दिलाती है तुम्हें, विधायकों, सांसदों, ये सब कुछ नहीं है समाज के आगे। जब समाज में बुरी बीती थी तुम सब मौन थे, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। तरह तरह की बात करते हैं। आज एक मंत्री कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल तो सिर्फ 5% देश की आबादी कर रही है। कोई किसान को आतंकवादी बताता है, कोई किसान को भेड़िया बताता है, कोई कहता है ये तो दुर्घटना थी, ये तो ऐसी छोटी बात थी, ये तो चीज होती रहती है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, उन बात को पहचान लो। और नौजवानों के लिए आखिर में मुझे एक बात रह गई थी, मुझे ध्यान में आई, कह देता हूं। आज युवा अपने सपने को देखकर, जो देश अपनी उसकी जीवन की जो संभावना उसे देखकर चिंतित है, कैसे होगा, क्या होगा। नौकरियां बंद हो गई, सरकारी कंपनियां सारी बिक रही हैं। आरक्षण के श्रेणी में आने वाले बच्चों को भी क्या करोगे आरक्षण का, जब कोई नौकरी नहीं बचेगी। और इसलिए हमने हिसाब लगाया, सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी कृषि आधारित उद्योग को बढ़ाकर, लंबित भर्तियों को पूर्ण कर हम कर सकते हैं। हमने निश्चय किया है 5 साल बाद आप हमारी सरकार बनाएंगे, हिसाब भी ले सकते हैं। हम अपने प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाएंगे, दिलाएंगे, दिलाएंगे। कोई नहीं कह रहा नौकरी की बात, रोजगार कैसे मिलेगा कोई हिसाब नहीं लगा रहा। लेकिन जो 31 तारीख में हमारा लोक संकल्प पत्र होगा, आप उसमें देख लेना, उसमें हमने हिसाब भी लगाया। यहां तक कि जो हम बात कह रहे हैं, जो 22 मुख्य संकल्प हैं, हम उसकी लागत भी बताएंगे कि ये चीज लागू होगी तो प्रदेश के बजट पे कितना भार पड़ेगा, ताकि आप खुद अध्ययन और विचार करके फैसला लें। तो अपनी सरकार बनाइए और अगली सरकार ऐसी बनाइए कि सरकार की चाबी किसान के हाथ में हो, नौजवान के हाथ में हो। यही मेरे लिए आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या मैंने कहा ना यूनिवर्सिटी की बात, पीछे आ गए।
वहाँ ले जाना है रोटी इनके यहाँ मैंने वहीं उतारा मुझे औरों के लिए उतारा अरे मान लो लोग